दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में जहां पर हम 1979 से 2023 तक के सभी पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनालिसिस में बिजी हैं। 1986 तक हम कर चुके हैं, 1979 से लगभग 7-8 साल के। 1987 से आज हम शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी बीच आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये 3 सब्जेक्ट्स मैं ऑलरेडी अपनी इसी प्लेलिस्ट में कर चुका हूँ। आप CSEY यूट्यूब चैनल पर जाकर भी उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े इजी हैं, आप इन्हें 1.5x, 1.75x, 2x पर लंच डिनर करते हुए, अखबार का टाइम अगर आप आजकल नहीं पढ़ रहे हो बिकॉज फिल्म्स इज क्लोजर, तो आप लंच के टाइम में अखबार के टाइम को रिप्लेस करके पढ़ सकते हो। शाम को जिम में वॉक करते हुए इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि एक नियम बना लो और अब की बार 110 बार। आप प्रीलिम्स में फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी तक आपका हिस्ट्री क्या रहा है, ये प्रीलिम्स आपका लास्ट प्रीलिम्स होगा। पिछले 45 ईयर्स के जो PYQs हैं उनकी जिम्मेवारी मेरी। 1979 से 2008 तक के PYQs आपको, 2007 तक 8 तक के PYQs आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर @CSEY। साथ ही साथ 2009 से 23 में एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगा, जहाँ पर 9 से 23 तक आपको नोट्स, यानी कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन सही है, बाकी सब ऑप्शंस गलत है, तो ये जो सही है मान लो ये सही क्यों है, और ये गलत है तो ये गलत के नोट्स ये आपको मिलेंगे, क्योंकि आने वाले सालों में कहीं ना कहीं सवाल इन्हीं क्वेश्चन से बनने वाले हैं। अब अगर इनसे बनेंगे तो इनकी तैयारी करना ज़रूरी है। तो 2009 से 2023 तक में नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स ये भी आप को मिलने वाले हैं pyq.csey.com से। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए 1987 ऑनवर्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। ऑडिटिस थ्रोट, इंसेफ्लाइटिस, ईयर, मतलब ये ऑप्शन मैच करना होगा। हाँ, मैच द कॉलम से क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस जो कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड कुछ इसमें भी मेंशन नहीं हो रखा। तो D अगर 3 से रिलेटेड है तो D 3 से सिर्फ एक जगह पे मिलता है, दैट इज़ हियर। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हेप ABC जो भी हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब इससे हमें सीखना क्या है कि ऑटिटिस जो है वो ईयर के इश्यूज़ लेते आता है। एंसेफ्लाइटिस जो है ये ब्रेन के इश्यूज़ को लेकर आता है। लैरिंगिटिस जो है ये थ्रोट में इशू करता है। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं मेरा इशू भी चल रहा है। D3 हम कर ही चुके हैं सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन दोज ऑफ एनिमल्स। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इसको शायद मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं आपको, सिर्फ मार्क करके आंसर देख के निकल जाएंगे क्योंकि बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड नहीं होता, सेलर वॉल नहीं होता, ये 2 चीज़ें का फ़र्क है। हेरिडिटरी क्या है इनमें से, तो यार एक बार ये सवाल और देख लें। इंडियाज इंडिजिनस पिग्स जनरली गिव बर्थ टू कितने यंग वंस एट वंस, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 6 to 8 इसका आंसर होगा। बट हाँ, यहाँ पे आ जाओ एक बार। ये आंसर प्लास्टेड, ये आंसर ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, फोबिया, फीबिया जो है, फोबिया और फीलिया 2 अलग अलग टर्म्स होती हैं। हीमोफीलिया इज समहाउ रिलेटेड टू सम डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन ब्लड विच इज़ अगेन हेरिडिटरी, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा। अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी आर नोन एज नीफ्रॉन्स। ये तो खैर एक एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे अंदर जो एक एक पार्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा गहराई से पढ़ने वाली बात है, बट ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय, ओके, इस इंसान ने ये निकाली थी। पैस्चर, लुइस पैस्चर बहुत फेमस नाम है। हार्वे जी का बहुत फेमस नाम है। रॉबर्ट कॉश के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ, इन दोनों का काम आप ज़रूर देखिए, समझिए, उसका एक हल्का सा आइडिया लीजिए क्यों वो बना है। एक बार क्रॉस चेक करना है तो कर लेते हैं, आ जाओ। रॉबर्ट कॉश, इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरर ऑफ स्पेसिफिक क्यूरेटिव एजेंट्स ऑफ डेडली इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज TB, ओके, TB, कॉलरा, एंथ्रैक्स, ये इन्होंने फिगर आउट किया था कि इनके क्या क्या होते हैं। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे इंग्लिश थे, इन्होंने किया था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, इनका काफ़ी योगदान रहा है। इसके बाद एक और नाम जो वहाँ पर था, लुइस पास्चर का था। पास्चराइजेशन एक टेक्निक है, मतलब he has been an instrumental figure in whatever he has done. एक बार फिर भी just for the cross check we will go and take a look at his work. Louis Pasteur,
फ्रेंच इंसान है भाई। फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, जैसा मैंने बताया अभी। दूध में जब उसको सेव किया जाता है, अगर आप कभी दूध थैली वाला दूध लेते हो तो उसमें आप देखोगे पास्चराइज्ड मिल्क। तो जो पास्चराइजेशन की टेक्निक है वो लुइस पास्चर ने ही ईजाद की थी। प्लास्टिक सेरेब्रल हीमोफीलिया, नेफ्रॉन, ह्यूमन बॉडी, ये 6 to 8 का आंसर इसमें हो गया। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस, मीथेन एंड CO2, कई बार रिपीट हो चुका है भाई। ये बायोगैस का जो क्वेश्चन है वो तो इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आई विल टेक अ सेपरेट नोट, ताकि मैं अपनी अलग क्लासेस में भी और ट्विटर के ज़रिए भी जो एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ उन्हें भी ये चीज़ सिखा सकूँ। जस्ट वन मोमेंट। बायोगैस कंपोनेंट्स, ये हो गया नोट। चलो आगे चलते हैं। Urea is prepared by the chemical reaction of ammonia. Urea is prepared by the chemical reaction of ammonia and carbon dioxide, ammonium sulfate and calcium chloride, chlorine in water, acetamide and ethyl alcohol. इसका आंसर, I'm sorry for losing the thing in saving them. यहाँ पर हम थे जी, ये बहुत ही मिस हो गया हमसे, बट ये इसका आंसर है। ब्लड ग्रुपिंग्स लैंस्टीनो ने निकाली थी, हीमोफीलिया, नेफ्रॉन, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, यस। इम्यून टू विच द फॉलोइंग डिजीजेस, DPT, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टेटनस, इनके इंजेक्शन लगते हैं। स्मॉल पॉक्स, डायबिटीज, TB, जॉन्डिस। इम्यून किससे है? स्मॉल पॉक्स से है। डायबिटीज़ किसी को भी हो सकती है, हेरिडिटरी भी होती है, TB भी हो सकता है ऑफन। और जो तीसरी बीमारी यहाँ लिखी है जॉन्डिस, जो लीवर की एक बीमारी है, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंटली किसी को हो सकती है। लेट्स जंप। बार बार पेज पता नहीं क्यों गायब हो जाता है। हाँ जी, सो वी आर बैक हियर। ये सभी हम मार्क कर चुके थे। चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड बॉर्न डिजीज। ओके, इससे हमने ये सीखा इस क्वेश्चन से कि पोटैटो मोज़ाइक जो है ये कुछ एक सीड बॉर्न डिजीज़ नहीं है। बाकी ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, रेड रूट ऑफ शुगर केन, ये तीनों ही इससे रिलेटेड हैं। टेम्परेचर पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, एक पिछली क्लास में भी हम कवर कर चुके हैं, आपके लिए ध्यान करने के लिए, रिवाइज करने के लिए काफ़ी है। ब्लाइट, उस समय जब मैं रिसर्च कर रहा था इन सब के ऊपर तो पता चला कि ब्लाइट वाज इन करंट अफेयर्स। तो इट ऑल्सो टीचेस कि अभी के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जितने भी एनिमल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं मान लीजिए प्लांट स्पीशीज़ में, उनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है। इसका आइडिया ले लो, मैं इसको नोट कर लेता हूँ, एक ट्विटर थ्रेड में अलग से कर दूँगा, एक ब्लॉग पे भी डाल दूँगा उसको, blog.csey.com, एनिमल एंड प्लांट डिसीजेज एंड न्यूज़। 50 सवाल ऐसे हैं जो इनसे डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, मतलब 50 थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट 10 से 12 सवाल आपको आसानी से मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में ही एनिमल रिलेटेड हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स लीव्स एसिडिक रेजिड्यू? एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसको समझते हैं आगे जाके। यूरिया, सल्फेट ऑफ पोटाश। पोटाश में ये कैपेसिटी होती है थोड़ा सा एसिडिक रखने की, इसलिए हम इस पर ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एस्केप द सोलर सिस्टम? पायनियर 10। इनके एक बार ईयर टाइमलाइन जो है वो आप क्रॉस चेक खुद करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज दैट ऑन द अर्थ, वीन दिस व्हाट इज द आंसर? तो ये लगभग प्रोडक्ट होता है मास इंटू जी का। जी 9.8 मीटर पर सेकेंड लिया जाता है, लेकिन अपने कंफर्ट के लिए हम उसको 10 भी ले सकते हैं, यानी कि इस बंदे का मास हो गया 6। ठीक है जी, अब ये जो है ये 10 इंटू 0.166 अगर हम कर लें 1.66 बनता है, तो 6 इंटू 1.66 ये नियरली 10 kg बनता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए जी की वैल्यू, जिसको भी पता है वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। चलिए, fetus development in women's womb can be ascertained by ultrasound. Very easy answer. Fuel used in fast breeder test reactor at Kalapakkam is thorium. Kalapakkam uses thorium. इसके अराउंड एक डिप्लोमेटिक विन भी इंडिया के पास है, जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया से थोरियम इंपोर्ट में काम करना शुरू कर दिया है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस, ये तो यार बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हैं, इनको हम नहीं छेड़ेंगे अभी बिकॉज दे आर नॉट रिलेवेंट नाउ। प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। एक PYQ क्लास में इसी में 1979 to 94 वाले में ही हमने देखा भी था, अमोनियम नाइट्रेट्स हैज़ मोर नाइट्रोजन दैन नाइट्राइट्स दैन सल्फर के जो एलिमेंट्स हैं, और यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। Which of the following groups of instrument is required to have communication line between two relay centers? Okay, माइक्रोवेव लिंक, टेलीफोन, बूस्टर रिले, सैटेलाइट। टेलीफोन की ज़रूरत नहीं है, ये टेलीविज़न रिले सेंटर्स है। टेलीफोन जहाँ जहाँ है वो एलिमिनेट कर दो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन जो है यूवी को एब्जॉर्ब करता है, बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं। इसको अगर आप अभी भी गलत करके आते हो तो भाई फिर आपकी कमी है, फिर आपको कोई टीचर, कोई एजुकेटर, कोई यूट्यूबर, कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं सिखा सकता कि भाई ओजोन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है ताकि जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उस पर प्लांट्स, एनिमल्स ठीक से रह सकें, बड़े हों, जो उनका एनवायरनमेंट सेट हो सकता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड। जियोथर्मल, 1 मिनट, हाइड्रो, सोलर, विंड, हाँ जियोथर्मल इसमें मार्क कर सकते हैं। A man coming down on a lift leaves a ball from his hand, the ball will fall down. क्यों? देखो, man and the lift with respect to man and the ball with respect to each other in the moving lift are rest. अब इनका जो रिलेटिव फ्रेम है उसमें ये दोनों रेस्ट पे है। बॉल मैंने हाथ में ली, लिफ्ट में चलते हुए फेंक दी, नीचे जाके वापस आएगी क्योंकि वो रेस्ट पे है मेरे रिलेटिव। सिंपल आंसर है, बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, खर्च मत करो, आगे बढ़ो। ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व्स इन इंडिया इज थोरियम, यूरेनियम, मोनाजाइट। मोनाजाइट केरला में, आंसर थोरियम। थोड़ा आकाश चोपड़ा टाइप वाइब आ गई इसमें, बट हाँ आंसर आ गया। द स्टार्स रिसीव द एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियर फ्यूजन। सन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, फ्यूजन फिजन पढ़ के जाना, बट सन भी ज़्यादातर फ्यूजन से ही काम करता है। कम से कम 3 से 4 बार ये अभी 79 ऑनवर्ड्स हम पढ़ चुके हैं। द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ रेनफॉल। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? एक बार चेक कर लेते हैं भाई, किसी के मन में कोई विश्वास ना रह जाए ऐसा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर करता है, ठीक है। तो ऑल्टीट्यूड वगैरह का अगर गेम इसमें हो रहा है तो क्या गेम हो रहा है एक बार फिर से चेक करते हैं। रेनफॉल आंसर दिया हुआ है इसमें, बट लेट्स चेक वंस। हाँ जी, स्टॉर्म, रेनफॉल, स्नो, इंटेंस हीट। हाँ ठीक है, प्रेशर कम हो रहा है रेनफॉल की वजह से, ईजी है आंसर। ये ध्यान भी रखिएगा आप यहाँ से, अगर अभी तक नहीं पढ़ा था तो आप पढ़ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक बार ये आंसर्स मार्क कर दिए जाए। थोरियम रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मैन, नहीं ये आंसर नहीं होगा इसमें, सॉरी, नीचे जाएगी बॉल। केमिकल न्यूक्लियर फ्यूजन की बात है यहाँ पर। रेनफॉल, बार बार हाथ वहाँ से सेंटर पकड़ रहा है इसको। 50 डंडे हैं भाई, बहुत मेहनत का काम है। आप लोग एंगेज ज़रूर करिए, खुद को पढ़ाइए, पढ़िए। 10 लोग भी अगर इससे सफल होते हैं तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड विन फॉर मी। चलें, चलो, ये आंसर थोरियम, ये आंसर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आंसर रेनफॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डीजल इंजन? सिलेंडर, स्पार्क प्लग, पिस्टन। यार स्पार्क प्लग जो है ना, ये जब चाबी डालते हैं तब होता है, तो ये इंजन में यूज़ नहीं हो रहा है, ये बस इसलिए गलत हो जाएगा। सिलेंडर और पिस्टन उसमें दोनों में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज डन एट हाई AC वोल्टेज बिकॉज वेस्टेज कम करने के लिए। जितना कम होगा उतना धीरे 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 जाएगा, जल्दी जाएगा, थोड़ा वेस्टेज होता है बट चलता है। टू अ पर्सन ऑन द मून द स्काई अपीयर्स, वाओ दिस क्वेश्चन आई एम सीइंग 3rd टाइम इस पूरे प्रोसेस में, तो आपके लिए भी ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो उसको स्काई ब्लैक क्यों दिख रहा है, उसको ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भाई वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, वहाँ पे एयर नहीं है,
वहाँ पे कोई बादल बादल नहीं हैं जो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके तुम्हें ठीक से दिखा पाएँ। समझ रहे हो? अरे फिर से मार्क करना पड़ेगा क्या? थोरियम न्यूक्लियर फ्यूजन, वेस्टेज मिनिमाइज्ड, ब्लैक 1 and 3, rainfall. Chemical composition of a pearl is calcium carbonate and magnesium carbonate, sulfate, chloride, calcium carbonate. Easy answer. इसके बाद अच्छा सवाल ये है कि केमिकल नेम फॉर यूरिया, एन्यूरेन क्लोरोइथेन। सॉल्व करते हैं इसको। कार्बामाइड, यस, कार्बामाइड इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ यूरिया, जो साइंटिफिक नेम के बेसिस पर ये बिकता है। A biogas plants works to its maximum capacity when conditions are aerobic and temperature 40 degrees Celsius. Conditions are anaerobic. Yes, anaerobic में चलता है क्योंकि एरोबिक में तो एयर की वजह से इश्यूज आ सकते हैं ना। ये कार्बामाइड हुआ। द क्योर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एग्जिस्ट? ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल रही हैं, बट हाँ, हेप बी का भी रिजल्ट है हमारे पास। एलिसा किसके लिए होता है? इट्स फॉर एड्स। अगर सेव करते हैं आगे बढ़ते, नहीं तो बार बार फिर से आगे मार्क करना पड़ेगा, और जब ये PDF टेलीग्राम पर जाएगा तो बहुत लोगों को इश्यूज आएंगे। ये PDF सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों ही आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इतने ये सेव, हाँ सेव हो चुका है। तो अगर आपको अनसॉल्व्ड PDF चाहिए तो ये balbuddhividya.com वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे आप फ्री में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। जितने भी 79 से 94, 95 to 2008, 2009 2023, इन सबको एक साथ ऐड टू कार्ट करो। ऐड टू कार्ट करते ही फ्री में डाउनलोड कर लो, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है। एलिसा इज फॉर एड्स, ये तो हमने खैर कर ही लिया था। आगे देखते हैं। Which of the following is a living fossil? Green algae. Oh yes, green algae. One of my favorite things to read. ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल फाइटोप्लैंक्टन्स पे बहुत बात हो रही है, एल्गी पे बहुत बात हो रही है, तो उन सब में ये आपके काम आएगा। फोटोसिंथेसिस जनरली occurs in which part of the plant? Leaf. अजोला इज ब्लू ग्रीन algae रिलेटेड है, ये काफ़ी फेमस है। UPPCS पे बहुत बार आया है, हरियाणा में भी 1-2 बार पूछा गया है। आई थिंक राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इस पे सवाल आ चुके हैं। फिर से कैंसर करके सेव करना पड़ेगा। माय गुडनेस। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम। अजोला जो है वो, जैसा मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इट इज रिलेटेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी। अजोला ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेसिस occurs here, वो हम कर ही चुके थे। The newly discovered high temperature semiconductors are ceramic oxides, easy. The drugs caffeine, tannin and nicotine are alkaloids. which मेरा सवाल आपसे ये है कि टी और कॉफ़ी ये दोनों ही एसिडिक हैं या बेसिक हैं? ये आप कमेंट करके बताइए। एक बार आप कमेंट करेंगे रिवाइज हो जाएगा, हालांकि ये देखने के बाद आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। Why DDT is banned in Western countries? It remains in environment for a long time. Insects are immunized. Highly poisonous. Yes, it remains in environment for a long time. इसकी वजह से ही इसको बैन भी कर रखा है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इजी आंसर। इसको अब हमें मैच करने हैं। विनेगर, वाइन, क्या क्या है, इसके ऑप्शंस हमें दिए नहीं हुए, थोड़ा मिसमैच हो जाता है। एक तो ये इतना पुराना पेपर है, मिलता मुश्किल से है, मिसमैच हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। कोरल्स, अब 88 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कोरल्स आर अ टाइप ऑफ, अगेन ये भी इजी है, मतलब लक्षद्वीप जब प्रधानमंत्री गए थे हाल फिलहाल में, मालदीव का जो भी इशू हुआ है उसमें ये मैंने पढ़ाया भी था। कोरल्स असल में हैं क्या, वो सारी चीज़ें लक्षद्वीप के आपके ट्विटर थ्रेड पे मिल जाएंगी, ब्लॉग पे मिल जाएंगी, और शायद एक यूट्यूब वीडियो भी उस पर है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ऑर्डिनरी एयर कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग पर सीक्वेंस? ओके, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है जी, ऑक्सीजन उसके बाद होगा, यस, फिर आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब लोगों को लगेगा आर्गन कैसे है, इनर्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती हैं। मार्क कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। लेट ई डिनोट एफिशिएंसी ऑफ डीजल, पेट्रोल एंड स्टीम इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल मेरे को लग रहा है, क्योंकि ई तीनों सेम वेरिएबल दे दिए, एफिशिएंसी ऑफ ऑल दीज, तो इनमें से ज़्यादा कौन सा है?
बेसिकली ये आपसे पूछना चाह रहा है कि एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कौन से इंजन की है। आइडली इसको अलग नाम देना चाहिए था, EFG देना चाहिए था, ABC कुछ ऐसा देना चाहिए था। तीनों को ई नाम दे दिया, पूछा तुम बताओ अब कौन से वाला ई कहाँ रख दिया, नो आइडिया। वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज रिटन रिस्पेक्टिवली। इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। डीजल सबसे पहले, पेट्रोल फिर स्टीम इंजन, आसानी से। जो द फॉलोइंग केमिकल्स इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज कैंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो खैर बहुत ही पर्टिकुलर है जो हम मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये ऑप्शंस हमारे उसके हैं, हाँ, जो अभी हमने सॉल्व किया था कि सबसे ज़्यादा गैसेस का कॉम्पोजिशन डिक्रीजिंग में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनर्ट एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। The Sri Lanka Broadcasting Corporation broadcast its programs on 25 meter band. Which of the following is the frequency? यार ये भी अगेन एक ऐसा टिपिकल क्वेश्चन है जिसको हम अभी नहीं टच करते चाहते, करना भी नहीं चाहिए। मल्टीपल रीजंस, क्योंकि ये थोड़ा सा ना न्यूमेरिकल टाइप है और वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। चलो, द सलाइवा हैपेंस इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, प्रोटीन, फाइबर, फैट्स। स्टार्च, इजी आंसर। अब देखो ये कैमरा वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा वैसा ही है कि बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, फोकल लेंथ पता है नहीं है, साइंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसको भी साइड में रखेंगे। एमिनोसिंथेसिस इज अ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स, सेपरेशन ऑफ इम्यूनो एसिड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इम्यूनो एसिड्स एंड प्रोटीन इंट्रोड्यूसिंग अबॉर्शन। फीटल सेक्स पता चलता है, इसमें प्रोटीन का जो टाइप है वो निकलता है, एमिनो है इसलिए, और उसके बेसिस पे फिर पता चलता है कि क्या ये मैच करता है मेल बॉडी से या फीमेल बॉडी से। इजी टू आंसर। Resolving power of an electron microscope is much higher than that of an ordinary light microscope because resolving power increases if wavelength is short and wavelength of electron beam can be made quite small by accelerating the electrons. बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है ये, इसको आप अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, अलग से पढ़ लेना इसको, और जब पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा। साइंस बैकग्राउंड वालों को तो वैसे ही इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आ रही है तो फिर डिग्री में क्या कर रहे थे भाई, थोड़ा सा सोचो अपने पास्ट के बारे में। रियलिटी चेक नहीं है, सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को UPSC करना है। फिर अगर आप पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हो ठीक से तो मे बी यू आर अ फिश ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री। मत करो अपने साथ ऐसा, कुछ और कर लो, ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है, और भारत में तो अब और भी ज़्यादा। ये सवाल भी थोड़ा मिस्ड है, इसका सवाल नहीं मिल रहा है इसलिए मैं ऊपर नीचे देख रहा था काफ़ी देर से, पर ठीक है चलता है, एक दो सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलो, बलून फिल्ड विद एयर इज वेट W सो दैट इट जस्ट फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन द फिगर। अब क्योंकि फिगर मिसिंग है तो सवाल भी मिस हो गया। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज कोलेजन। जिसको भी लेदर के प्रोडक्ट्स का शौक है उसको पता होगा। जूतों का शौक मुझे पहले हुआ करता था, हालांकि मैंने लेदर को रिप्लेस कर दिया है। आई डू नॉट वियर लेदर एनी मोर, बट सिंस आई follow shoes a lot, like that is one of my go-to things. So I used to take a very close look at what kind of material is this, क्या क्या उसमें है, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि कोलेजन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। Sea water is saltier than rain water because seabed have whatsoever. Rivers wash away salt from earth and pour them into the sea. Air around sea is saltish. Easy answer. मार्क करो, आगे बढ़ो। Free floating astronaut A pushes another free floating into space. The mass of A is greater than that of B. The force exerted by astronaut A on the B is equal to 0, equal to force exerted by B on A, greater than force exerted by B on A. देखते हैं इसको, एक फोर्थ ऑप्शन इसका बाकी है, इतना ये सेव हो रहा है। Let's see. Limit beyond which stars suffer internal collapse is called चंद्रशेखर लिमिट। C लिमिट भी इसको बोलते हैं। चंद्रशेखर सर को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था कहीं ना कहीं अपने काम के लिए। लेस देन फोर्स एक्सर्टेड बाय B on A, एक बार हम उस पर वापस आ गए। ये फोर्स 0 होगी, क्यों? क्योंकि यार स्पेस में है वो, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन लगता है। अब अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल चीज़ें नहीं चल रही हैं इसमें, तो एक बार इनको मार्क कर देते हैं। ऑन द मून एस्ट्रोनॉट्स इन्फ्लेट अ रबर बलून विद हाइड्रोजन गैस एंड रिलीज इट टू हाइट ऑफ 2 meters. द बलून विल गो अपवर्ड्स, फॉल डाउन, रिमेन एट हाइट। क्या करेगा? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही ना, हाँ हाइड्रोजन है, ऊपर जाएगा। Phenomena of this is happening due to TIR, total internal reflection। इस प्रिंसिपल को जितना रिवाइज कर सकते हो अच्छे से पढ़ लो एक बार। कम से कम 6-7 सवाल मैं देख चुका हूँ, 79 से 90 तक आते आते 10-12 साल में ही हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेपिटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? मिराज समझो एक बार, मिराज क्या है? मान लो आप किसी सड़क पे जा रहे हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा होता है,
दूर से लगता है इस ड्राइव करते हुए कि उस पर ना पानी पड़ा हुआ है, करीब जाओगे तो देखोगे अरे कुछ भी नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग कलर्स दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे ही उनके अंदर लाइट घुसी तो वो लाइट अब उसी में रिफ्लेक्ट कर रही है। डायमंड, डायमंड में कैसे इतनी ज़्यादा शाइन होती है, TIR, उसको जब छीलने, डायमंड काटने की जो कला होती है हर तरफ से, वो कला ही बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बेसिस पे कि लाइट की रिफ्लेक्शन जो है हर साइड से जब खुलेगी, जब निकलेगी। अब तो खैर मशीन्स आ गई हैं, पहले लोग हाथ से करते थे। दैट वॉज समथिंग रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वाटर हियासिंथ इज रिलेटेड टू इकॉर्निया। एक बार लेमना और पिस्तिया चेक कर लेते हैं क्या क्या है। लेमना, ये इस तरह का डकवीड होता है लेमना, ध्यान रखना, यहाँ पे आपने देख लिया। और एक और था पिस्टिया, भी वाटर लेट्यूस है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। चलो, अब ये देखो, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, ये हम कहीं ना कहीं 87-88 में हैं। ये सवाल 2010 में आया, ये वाला 2010 में आया, 2013 में आया, 2022 में आया, सोचो। और ये 87 में भी आ चुका है, 87-88 जो भी ये चल रहा है उसमें भी आ चुका है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस मैन, एज इट इज सवाल आ रहा है। कहाँ आ रहा है देखो, ये मैंने खोल के रखा हुआ है आपके लिए। 2010 में सवाल था, कंसिडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, एसिड रेन कौन करता है। 13 में तो हद ही होगी, सीधा बोल दिया एज इट इज़। ये देखो, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ, सेम पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय, वर्ड भी चेंज नहीं किया यार। इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी है और तुम फिर भी पता नहीं 100 किताबें पढ़ के जा रहे हो, क्या फ़ायदा उसका। ये पढ़ के जाओ, चीट कोड है, डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई नहीं रोक सकता। मेंस लिखना है इस बार सबको। 2022 में देखो इनमें से कौन से एसिड रेन होता है, एज इट इज़, ध्यान रखना, काम आएंगे। ठीक है जी, चलिए चलते हैं, एक बार इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे भी बढ़ना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमी करना है, अभी पेंडिंग है काफ़ी सारे। चलो, a dry cell cannot be recharged, reason chemical reaction in a dry cell is reversible। नहीं, ये सही नहीं है। केमिकल रिएक्शन ड्राई सेल में जो इरिवर्सिबल होते हैं, तो इसी वजह से उसको रिचार्ज भी नहीं किया जा सकता। डिटर्जेंट्स कैन ईजिली रिमूव ऑयल एंड डर्ट फ्रॉम अ सॉइल गारमेंट। डिटर्जेंट इंक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ दी व्हाटसोएवर। नहीं यार, डिटर्जेंट क्यों करता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है डिटर्जेंट में, वो जाके चिपक जाता है। फिलिक पार्ट वो पानी से दूर होता है, पानी में होता है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वो एलिमेंट पे चला जाता है, जहाँ भी डर्ट है उसको खींच के लाता है, रगड़ोगे साफ़ करोगे हो जाता है उससे। बहुत ही NCERT की टाइप क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल सवाल नहीं है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम मार्क करने जाएं तो ये हो गया C, इसमें भी हम C पे ही दवा ठोकेंगे। इसमें नाइट्रोजन और सल्फ़र ये सिंपल से हैं। हाँ जी, Which of the following is a breed of cattle famous for high milk yield as well as draught capacity? तो सबसे पहले तो ये समझो कि दूध सबसे ज़्यादा ये गाय देती है और ड्रॉट कैपेसिटी भी ज़्यादा है। आप ये बताओ, अगर आपने GS3 ठीक से पढ़ा है, अभी तक नहीं पढ़ा तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना। ड्रॉट कैपेसिटी क्या होता है, इसका आंसर दो। लेकिन इस सवाल से हमने सीख लिया कि थरपारकर जो ब्रीड है वो इसका आंसर है। सबसे ज़्यादा मिल्क यील्ड और ड्रॉट कैपेसिटी उसमें होती है। हालांकि अब तो खैर और ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, मुर्रा आ गई है। मुर्रा की नस्ल की जो भैंस है वो काफ़ी अच्छा दूध देती है, उसकी ड्रॉट कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। रेड फॉस्फोरस प्रेफर टू वाइट फॉस्फोरस इन मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस। ओके, रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस इन नेचर, एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट आंसर। विच, अच्छा एक बार देखते हैं। आइस स्केटिंग कैन बी यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट व्हेन आइस इज अंडर प्रेशर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड, मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड, मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है इसमें। मेल्टिंग पॉइंट जब लोअर कर देते हो अंडर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। आइस स्केटिंग कभी अगर नहीं करी है तो गुड़गांव में आइस स्केट करके एक जगह है, वहाँ जाके कर सकते हो। आई थिंक अब तो दिल्ली में भी एक जगह पे हो जाती है। मुगल एरा कौन कौन से हैं भाई, ठीक है। कर्वी लिनियर रूफ, फ्लैट रूफ, डोम, आर्चेज। सिंपल आंसर 1, 3, 4, मूव फॉरवर्ड। Inspection and dissection of a body after death in human being is for determination of cause of death is called autopsy बोलते हैं उसको। जो ये चीज़ है जिसमें बोलते हैं कि पोस्टमार्टम,
पोस्टमार्टम में भी ऑटोप्सी की जाती है। 1988 तक हम PYQs 79 से 88 सारे 10 साल के कर चुके हैं साइंस एंड टेक के। इस क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करेंगे, 30 मिनट्स हो गए हैं। अगली क्लास में जब हम वापस आएंगे वी विल स्टार्ट विद 1989। अभी के लिए इस पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अब साइंस एंड टेक भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहा है। इसमें आगे जाते हुए इसमें एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, जितने भी मिसलेनियस हैं 1979 से लेकर 1994 तक सब मिलेंगे। अगली प्लेलिस्ट जो बनेगी वो 95 से बनेगी 2008 तक। ये सभी सब्जेक्ट वाइज हैं और ये सभी ईयर वाइज होंगे ताकि आपका काम आसान हो। 2009 से 2023 भी ईयर वाइज होंगे। उसमें तो मैं आपको एक स्टेप आगे जाकर तैयारी और अच्छे से कराऊंगा, जहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स भी। ध्यान रखिएगा, ये आप अभी भी जाकर ले सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से, जो कि है pyq.csey.com। कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसी चीज़ें आपको दोबारा पूछनी हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं 2024 के प्रीलिम्स को लेकर, 2025 के प्रीलिम्स को लेकर, 26 के प्रीलिम्स को लेकर, जब भी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई भी इशू है जो आपको सीखना है, पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम समझ नहीं है, दोबारा समझना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, कमेंट में लिख दो। आई विल इंश्योर कि मैं आपको सही तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। अभी के लिए ऑल द बेस्ट। डू सब्सक्राइब टू CSEY।